नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करने का मुख्य कारण यही है कि जो हमारी सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी, उसके अंदर हमारे 4 टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और विदेशी व्यापार। इनसे 6% या 7% परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इनमें से भी विदेशी व्यापार से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कृषि, सेवा क्षेत्र, उद्योग से आपको हमें 3 या 4% देखने को मिलते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। देखो, तो कृषि में बात करें तो देखो, हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़े देखेंगे इस बार। इन आंकड़ों से हमें पता चलेगा कि कृषि के बारे में क्या-क्या बातें हैं और हमें कैसे-कैसे पढ़ना है। देखो, तो अब सबसे पहले तो बात करें कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है। तो भारत की जीडीपी में 16% योगदान कृषि क्षेत्र का है। कृषि कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि के अंदर कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। अगर ये बात करें तो देखो, जीडीपी में 16% योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र है, लेकिन किसी को रोजगार भी देता होगा। तो 46.1% लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है। अगर बात करें, देखो, जीडीपी पता चल गई, कितने को रोजगार देता है ये पता चल गया। तो अगर बात कुछ करें तो इसमें क्या वृद्धि हो रही है कि जो कि कहती हो रही है वो इनकम जनरेट कर रही है, उसमें वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है? तो वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि है वो 4.18% हो रही है। और वो कितने सालों से हो रही है? तो 2017 से 2023 के आंकड़े में जो अपनी एक सर्वे है इसमें दिए गए थे। तो इन आंकड़ों को हमें याद रखना है कि 2017 से 2023 के बीच 4.18% की जो कृषि है इसमें वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आंकड़े पढ़ रहे हैं, जो 46.1% व्यक्ति को रोजगार देती है। जीडीपी का 16% योगदान है इसमें है। और बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अब बात करें तो अगर इससे थोड़ा आंकड़ा पढ़े तो अगर भारत के तो कितने केसीसी धारक है? बात करें भारत में तो 7.55 करोड़ लोग केसीसी धारक है। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि केसीसी कार्ड के बारे में जो कौन सी योजनाएं हैं, कैसे है, लेकिन अभी इतनी डाटा याद रखो। बात करें तो भारत में अब देखो, अगर कृषि की बात करें तो खाद्यान्न की बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो भारत में कितना जो एरिया है वो सूखा प्रभावित है। तो वो जो भारत का 2/3 एरिया सूखा प्रभावित है। भारत का 2/3 एरिया सूखा प्रभावित है। इसके साथ ही देखो, हम देखते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है भारत में। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अगर बात की जाए भारत में तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 45.5% है। अगर बात की जाए तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 45.5% है, लेकिन 1.08 हेक्टेयर, यार अगर आपको ये आंकड़ा याद आ रहा है, आपने पढ़ा होगा, तो 1.08 हेक्टेयर कितना है? ये औसत जोत है। औसत जोत है ये, आपको साथ ही पढ़ना होगा बोया गया क्षेत्रफल के साथ। अगर औसत जोत की बात की जाए, देखो तो पढ़ लो, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है? तो सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक है नागालैंड में, औसत जोत। और अगर बात की सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम कहाँ पे, जो जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े और लिखे होंगे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे है? केरल में। तो केरल में जो अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो खेती नहीं करेंगे, तो याद रखना, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ खेती कम होगी। तो केरल में सबसे कम बोया गया क्षेत्रफल है। बात करें सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल, तो वो है नागालैंड का। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 45.5% है। अगर बात करें 2024-25 की, तो अब खाद्यान्न की बात करेंगे हम। खाद्यान्न की बात करनी जरूरी है। तो खाद्यान्न कितना हुआ? तो 354 मिलियन टन खाद्यान्न हुआ है। अगर 354 मिलियन टन हुआ है तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसके साथ साथ हमें देखो, इसमें कुछ आंकड़े बता देता हूँ आपको मैं, कि भारत विश्व का उत्पादन कितना करता है। अगर बात करें भारत विश्व का कितना खाद्यान्न उत्पादन करता है, तो 11.6%। अगर विश्व की आपके पास लगभग लगभग 17% आबादी है, तो आपको 11.6% आप उत्पादन भी करना होगा। अगर इसका जो खाद्यान्न है वो जीडीपी में कितना योगदान देता है, तो जीडीपी में एकदम इक्वल है, 11.7%। दोनों डाटा एक साथ याद हो जाएंगे आपको। उत्पादन कितना होता है, तो 11.6%। और ये जीडीपी में कृषि का योगदान है, कृषि का योगदान। तो कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है, तो वो है 11.7%। मैंने दोनों को साथ बताने का यही मतलब है कि दोनों 11.6, 11.7, 11.6 खाद्यान्न उत्पादन करता है भारत विश्व का। और भारत की जीडीपी में बात की जो करी जाए, तो भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो वो है 11.7%। इतना ठीक है। अगर बात की जाए भारत 354 मिलियन टन उत्पादन कर रहा है, तो जो इसमें 354 मिलियन टन उत्पादन में 40% तो जो है ना, आप है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, या बात की जाए तो जो आप कोटा वाले गेहूं जो आप खाद्यान्न, मतलब जो सरकार, भारत सरकार जो 80 करोड़ लोगों को जो खाद्य एनएफए से 80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न मिल रहा है, जो 80 करोड़ लोगों को
80 करोड़ लोगों को जो खाद्यान्न मिल रहा है, जो फ्री के गेहूँ मिलते हैं, वो 40% है अपने जितने भी उत्पादन होता है उसका, ये बात याद रखना। अब बात की जाए तो देखो, ये बात कर ली हमने। अगर बात की जाए तो भारत में है ना, देखो भारत, अगर बात की जाए भारत की विश्व में किन किन में फर्स्ट है, किन किन के उत्पादन में फर्स्ट है, तो हम एक तो दूध के उत्पादन में फर्स्ट है। दूध हमारे यहाँ विश्व का 25% होता है। और दूध के साथ हमें दालों में और एक जूट में, दालें, जूट और दूध में हम फर्स्ट में है। अगर बात की जाए भारत सेकंड किन किन में है, तो सेकंड है धान में है, गेहूं में है, धान में है, गेहूं में है, गन्ना में है, फल सब्जियां और कपास मूंगफली, इनमें भारत पूरे विश्व में सेकंड स्थान पे है। अब देखो, अगर बात की जाए तो देखो, एक तो होते हैं उत्पादन, एक होती है उत्पादकता। उत्पाद जो अगर भारत बात की जाए उत्पादकता, भारत की अगर उत्पादकता की बात की जाए तो वो वैश्विक स्तर से क्या है, नीचे। याद रखना बात। उत्पादकता मतलब ये है कि आप जैसे हमारे यहाँ पे हम बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू में जितना मतलब 1 बीघा में जितनी बोरी अनाज हो रही है, वो श्री गंगानगर की तुलना में कम होगी। तो इसका मतलब उत्पादकता कम है। इसका मतलब क्या, उत्पादकता कम है कि एक फिक्स एरिया में कहाँ पे, कहीं पे तो कम होती है फसल, कहीं पे ज्यादा होगी, वो इन पे डिपेंड करता है, उन भौगोलिक कारकों पे डिपेंड करता है। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो भारत में उत्पादकता है वो वैश्विक स्तर से कम है, ये पर्सन आया हुआ है। देखो ये सब पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद देखो थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, भारत में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें, देखो बोए जाने वाली फसलें, फसलों की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है चावल। चावल खा लिए तो फिर गेहूं भी खाना पड़ेगा, और चावल के साथ क्या चाहिए, दाल। इसके बाद तिलहन, और फिर क्या बोया जाता है भारत में, मोटा अनाज। ये पांच ऐसे लिखा रहा हूँ, इनका क्रम पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है, कैसी होती है। और सर्वाधिक उत्पादन, तो देखो इनमें याद रखना सर, अगर देखो चावल सबसे ज्यादा बोया जाएगा तो चावल सबसे ज्यादा होगा भी। चावल के बाद गेहूं होता है, फिर दालें ना होकर क्या होता है, तो मोटा अनाज होता है। क्रम है ये, मतलब पहले चावल, फिर गेहूं, फिर मोटा अनाज, फिर होता है कपास, फिर तिलहन। बात की जाए सर्वाधिक उत्पादकता, सर्वाधिक उत्पादकता देखो चावल में है ना, चावल में सर्वाधिक बोया जाता है चावल, और सर्वाधिक उत्पादन भी चावल का होता है। लेकिन उत्पादकता चावल की नहीं है, उत्पादकता गन्ना की है। गन्ना के बाद गेहूं की है, गेहूं के बाद मक्का की है, मक्का के बाद चावल, फिर जूट। देखो ये तो बोया जाने वाला क्षेत्र है, मतलब आपके पास 10 बीघा खेत है, तो आपने 5 बीघा में चावल बा दिए। तो देखो 5 बीघा में आपने चावल की बुआई कर दी है, तो ये बात पक्की है कि अगर आपने ज्यादा क्षेत्र में बुआई की है तो ज्यादा क्षेत्र में चावल होगा, तो चावल ज्यादा होता है। लेकिन कि आपने 1 बीघा में 10 किलो गन्ना ले रहे हैं आप, और एक मतलब आप 10, आपने 1 बीघा में खेती की गन्ना की, और आप 10 टन आपने गन्ना हासिल कर लिया। और एक आपने 1 बीघा में चावल की खेती की, आपने 1 टन ही हासिल किया। लेकिन आपने इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया है चावल का, इतनी जगह पे आपने प्रोडक्शन कर दिया है कि चावल ज्यादा हो जाएगा। उत्पादकता का सीधा सा मतलब है कि एक लिमिटेड जगह में कितना चावल हो रहा है या कितना गन्ना हो रहा है। ये बात की गई। अब देखो मैंने आपने आपको बताया है कि भारत में फर्स्ट स्थान पे दूध, भारत फर्स्ट स्थान पे कहाँ पे है? दूध में है, दाल में है, जूट में है। विश्व में सेकंड स्थान पे भारत है, धान, गेहूं, गन्ना, फल, कपास, मूंगफली। ये बातें आपको याद रखनी है, डाटा सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। अभी पूछा है पीछे पिछली सेकंड ग्रेड में, तो आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद करना पड़ेगा। अभी ये रैपिड रिवीजन है, इसमें मतलब मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा कि सब कुछ याद करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ इतनी कोशिश रहेगी कि जो जो लिखवा रहा हूँ ये है ना सीधा क्वेश्चन में आ जाए, और कम से कम टाइम में आप एक छोटा सा रिवीजन मार लो। ठीक है। अब देखो ऐसे तो बताने को बता सकता हूँ कि जोत की श्रेणियां भी होती है, सीमांत होती है, एक तो सीमांत होती है, एक लघु होती है। एक होती है लघु है, मध्यम होती है, फिर मध्यम होती है, वृहद होती है। 1 हेक्टर, 1 से 2 हेक्टर, 2 से 4 हेक्टर, 4 से 10 हेक्टर, 10 हेक्टर। लेकिन इसका मतलब नहीं है, परीक्षा में उपयोगी नहीं है ये वाला डाटा, आपको ये वाली बात याद रखनी होगी, है ना। अब देखो बात की जाए आगे, एक हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आता है। क्रांति, हरित क्रांति मतलब, अब हरित क्रांति किससे होगी, तो फसलों से होगी। इसमें फसल पे ध्यान दिएगा कि फसल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। इसमें क्या, उत्पादन पे ध्यान देगा, उत्पादन पे ध्यान दिए, उत्पादन ज्यादा ज्यादा। अब उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो मतलब कि हमें मतलब नहीं है पर्यावरण के सारा है, हमें मतलब नहीं है कीटनाशक कौन सा गिर रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम ये अनाज की पैदावार कर सके। तो इसके जो जनक है, हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मल इंसान ही होगा हरित क्रांति का जनक, क्योंकि जो ज्यादा वाला पैसा वाला है वो तो खेती करेगा नहीं। तो याद रखना, जनक होना नॉर्मल, नॉर्मल बोल रहे हैं, बोल बोल लोग, नॉर्मल बोल लोग। तो नॉर्मल लोग की खेती करेंगे, याद रखना, बोर लोग।
ये कहाँ के, मैक्सिको के थे। और 1904 में इन्होंने हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर भारत की बात की जाए, ये तो विश्व स्तर पे है। भारत, एम स्वामीनाथन। अगर बात की जाए पंतनगर उत्तराखंड में एक विद्यालय है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड। वहाँ वहाँ पे इनकी की गई है। देखो, अब हरित क्रांति के बारे में अगर मुख्य मुख्य बात कहूँ, इनमें 3 चरण चलाए गए। लेकिन आप ये याद मत रखो, जितना कम याद रखोगे वो याद रखो जो परीक्षा में आएगा। तो हरित क्रांति कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पे आई है? सेकंड हरित क्रांति। सेकंड हरित क्रांति का प्रश्न पूछा जाएगा इस बार मेरे हिसाब से, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, याद रख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे आई। अब बताओ, हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव गेहूं, फिर सेकंड नंबर पे चावल। तो गेहूं में भी सर्वाधिक प्रभाव कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा, यूपी। हरियाणा प्लस यूपी। और बात की जाए चावल की, तो सबसे ज्यादा भारत में चावल पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जितना वेस्ट। ठीक है, इतना याद रखना। अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, अगर आपको भी पूछो तो आपको याद रखो, हरित क्रांति के नायक कौन है? हरित क्रांति का नायक। बात की जाए हरित क्रांति के नायक की, तो हरित क्रांति के नायक याद रखना, एमपी सिंह। एमपी, हरित क्रांति के नायक है एमपी सिंह। अगर बात की जाए गोल्डन, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ पे, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, तो इसमें क्या है, विटामिन ए की भरपूर है। गोल्डन राइस का संबंध किससे है? तो गोल्डन राइस का मतलब है विटामिन ए से भरपूर हो। ठीक है, ये वाली बात हो गई है हमारी। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगर वैसे देखो, अगर बात की जाए हरित क्रांति का जो नायक है एमपी सिंह, को किस लिए बोला जाता है? तो इन्होंने एक है ना, K68 नाम करके एक गेहूं की किस्म दी थी, K68। K68 याद रखना, K68। जो हरित क्रांति के नायक है डॉक्टर एमपी सिंह। अब देखो, इसका हमने इतना पढ़ा, इसका थोड़ा क्विक रिवीजन मार लेते हैं इतनी जल्दी कि हमें जल्दी से याद रहे। तो वो कृषि है। कृषि हमारा क्षेत्र प्राथमिक है। जीडीपी में योगदान 16% है। 46.1% लोगों को रोजगार देता है। 2%, 2/3 भाग जो भारत का वो सूखा रहता है। 4.18% इसमें वृद्धि होती है। केसीसी धारक भारत में 7.5 करोड़ है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 45.5% है। भारत में औसत जोत का आकार है 1.08 हेक्टेयर। सर्वाधिक औसत जोत का आकार है वो नागालैंड में, सबसे कम है केरल में। खाद्यान्न भारत में 354 मिलियन टन हुआ है। 40% एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत 80 करोड़ लोगों को बांट दिया जाता है। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन होता है 11.6%। भारत की जीडीपी में खाद्यान्न का योगदान है 11.7%। बात की जाए भारत में फर्स्ट स्थान पे कौन कौन से, मतलब भारत कौन कौन से क्षेत्रों में फर्स्ट स्थान पे है? तो वो दूध में है, दालें में है, जूट में है। सेकंड स्थान पे धान, गेहूं, गन्ना, फल और कपास में है, मूंगफली में है। उत्पादकता भारत में क्या है, वैश्विक स्तर से क्या है, कम है। अब बात की जाए भारत में बोई जाने वाली चीजों के आधार पर, देखो तो भारत में सर्वाधिक कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, मोटा अनाज। सर्वाधिक उत्पादन किनका होता है? तो चावल, गेहूं, मोटा अनाज, कपास, तिलहन। सर्वाधिक उत्पादकता गन्ना, गेहूं, मक्का, चावल, जूट का। हरित क्रांति पढ़ा है हमने। हरित क्रांति में उत्पादन पे प्रभाव दिया, उत्पादन पे अधिक जोर दिया गया है कि कैसे भी हो हमें उत्पादन बढ़ाना है। अगर आपको इसमें एग्जाम्पल दिया जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण से हरित क्रांति का संबंध नहीं है। आप याद रख सकते हो कि हमें उत्पादकता बढ़ानी है। इसमें पर्यावरण से कोई संबंध नहीं है, किस्म से कोई संबंध नहीं है। हमें ये मतलब नहीं है कि क्वालिटी कौन कैसी है, हमें बस ये बात करनी चाहिए कि क्वांटिटी से मतलब, इसमें मात्रा से मतलब है कि अधिक से अधिक जो अनाज की उत्पादकता हो। हरित क्रांति का जन्म मैंने बताया, नॉर्मल लोग करेंगे तो नॉर्मल बोल रहे हो, याद रखना। मैक्सिको से थे, 1904 में इन्होंने हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इतनी बात हम बात करें तो भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव कौन कौन सी फसलों पे पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा कौन कौन सी फसलों पे? एक तो पड़ा है गेहूं पे, एक पड़ा है पंजाब में। एक तो गेहूं पे, तो गेहूं में पड़ा है पंजाब, यूपी, हरियाणा में। बात की जाए चावल की, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सब में पड़ा है, आप याद रखना। लेकिन आप वेस्ट बंगाल याद रखना। भारत में सर्वाधिक चावल के जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है। गोल्डन राइस एक चावल, विटामिन ए की, गोल्डन राइस चावल की किस्म है जो विटामिन ए से भरपूर होती है। बात की जाए पंतनगर उत्तराखंड विश्वविद्यालय से यहाँ का कॉन्सेप्ट आया है। एम स्वामीनाथन जिन्होंने भारत में हरित क्रांति का जनक है। हरित क्रांति का अगर नायक की बात की जाए तो एमपी सिंह है, जिन्होंने K68 नाम की एक गेहूं की फसल दी है, गेहूं की एक किस्म दी है। हमने एक छोटा टॉपिक किया है, अभी इसके बाद देखो आगे चलते हैं। तो अभी देखो, अभी थोड़ा हमें, जैसे अभी भारत के कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस पे पूरा फोकस किया है, मिलेट, सीएन पे। मोटा अनाज बात करें, मिलेट या सीएन, अगर इसको पढ़ रहे हैं तो मिलेट या सीएन को भी पढ़ना ही पड़ेगा। देखो तो भारत में सीरियन
देखो भारत श्री अन्न है, इसका उत्पादन में भारत कौन सा है, विश्व में फर्स्ट स्थान रखता है। अगर बात की जाए 2023 को, तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस। और बात की जाए भारत विश्व का सबसे बड़ा, आपको बताई दिया मैंने, सीरियन उत्पादन, भारत जो सीरियन के उत्पादन में या मिलेट्स के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है वो भारत ने ही 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करवाया। अब बात की जाए मिलेट्स या सीरियन कौन कौन से हैं, तो याद रखना, बाजरा, जवार, रागी, बात की जाए तो कुटकी, बात की जाए तो फागनी, सावा, कोडो, चिन्ना। और अगर इसमें बात की जाए थोड़ी सी, दो छदम मिलेट्स भी है, दो छदम मिलेट्स भी है। ये दो छदम मिलेट्स कौन कौन से है, एक तो है बकवीट, जिसे कुद्दू बोलते हैं, और दूसरा है एमारेंथ, इसे चोलाई बोलते हैं। ये छदम वीट है, याद रखना, आपको पूछ सकता है छदम वीट कौन कौन से। अब देखो, आप सोचोगे कि ये ना हमारे तो इंडियन इकोनॉमी में है ही नहीं, या तो हमें क्यों बताया जा रहा है। देखो, तो इंडियन इकोनॉमी एक साल की डाटा नहीं पूछते, आपको थोड़ा पीछे की बैकग्राउंड भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्चुअल पर्सन आ रहे हैं, थोड़ा मतलब आरपीएस भी अपना पैटर्न बदल रही है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। हाँ, तो देखो, अब बात की जाए, तो हमने मिलेट सीरियन के बारे में पढ़ा, अब देखो थोड़ा सा हमें श्वेत क्रांति के बारे में भी पढ़ लें। श्वेत क्रांति के बारे में हम थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि है ना, ये जितनी भी तीन क्रांतियां हैं, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, और बात की जाए तो श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और हरित क्रांति तीनों इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आने का एक बहुत इंपोर्टेंट चांसेस है, मतलब पीछे आई भी हुई भी है, तभी बता रहा हूँ। तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, तो सीधा बात है वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। कब दिया, तो 1970। और 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, बता दिया मैंने, सोचा बता दी जाए। देखो, इसको 3 चरण में चलाया गया था, तो याद है 1970 से 81, 1981 से 85, और 85 से 2000। ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन, देखो इसका ना, इसने आनंद में, गुजरात के आनंद में ना, एक ना अमूल नाम से एक संस्था भी स्थापित की थी, जो अमूल दूध पीता है इंडिया, आप पढ़ते हो ना, वो आनंद गुजरात की है ना, इन्होंने ही स्थापित ना की थी। वो एक सहकारी स्तर पे है, कि मतलब आप जन सहभागिता के साथ अगर हम इसका कॉन्सेप्ट को चलाएं तो सही रहेगा, इस आधार पे वो बनाई गई है। अब देखो, इसके बाद आपको बता दूं, मैं श्वेत क्रांति मैंने बताई दी आपको, अब इसके बाद है फिशिकल्चर या मत्स्य पालन के बारे में बात करें, तो इसमें नीली क्रांति। कौन सी क्रांति, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। अब देखो, मत्स्य पालन को पढ़ लो, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना पूछी जा सकती है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये मत्स्य पालन को 5 ईयर प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। बात की जाए तो विश्व में अगर इस तरह में भारत का स्थान, सेकंड स्थान पे भारत है मत्स्य पालन में। और भारत में टॉप कौन है, तो आंध्र प्रदेश। भारत में टॉपर कौन है, आंध्र प्रदेश। अगर बात की जाए तो विश्व में 7.58%, अगर विश्व में 100 मछलियां उत्पादन हो रही है, तो 7.58% कौन से में भारत का योगदान है। सर्वाधिक भारत में बता ही दिया मैंने, सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। बात की जाए तो देखो, 7.58 विश्व की जितनी भी मछली उत्पादन हो रही है, उसमें 7.58 भारत का योगदान है। बात की जाए तो जो ये मत्स्य पालन है, इसका कृषि क्षेत्र में 7.28% योगदान है, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। अब देखो, इसमें इस इसका जो मतलब, इसको जैसे वर्गीज कुरियन पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा है नॉर्मल वोलरॉग, एम स्वामीनाथन, तो इसको जो नीली क्रांति है, जिसे नीली क्रांति है मत्स्य पालन से संबंधित है, इसे कौन लेके आया, तो हिरालाल चौधरी साहब। और एक और इनके साथ ही डॉक्टर कृष्णन अय्यर, डॉक्टर कृष्णन अय्यर, चौधरी साहब एक, डॉक्टर कृष्णन अय्यर। अब देखो, नीली क्रांति है, भारत सेकंड स्थान पे है, 7.58% विश्व की जो मछली उत्पादन हो रही है, वो उसमें भारत का योगदान है। बात की जाए इसमें, देखो 10% की वृद्धि हो रही है, 10.87% की
वृद्धि हो रही है। मात्रा देख लेना कौन सी है। और इसमें देखो जीडीपी, भारत की अगर जीडीपी में योगदान पूछे, अगर भारत की जीडीपी की बात की जाए तो इसमें कितना है, तो इसमें है 1.09% योगदान है। अगर भारत की जीडीपी की बात की जाए तो भारत की जीडीपी में 1.09% इसका योगदान है मत्स्य पालन का। देखो अब बात की जाए तो देखो एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, अंतर्देशीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अब मछली पालन अंतर्देशीय कैसे हो सकता है? देखो अंतर्देशीय मत्स्य पालन से सीधा का सीधा मतलब यही है कि मतलब जैसे सागर हो गया, कोई झील हो गई, कोई नहर हो गया, कोई नदी हो गया, इनमें से अगर हम मछली पालन की बात करें तो भारत विश्व स्तर पे फर्स्ट स्थान पे। टोटल की बात की जाए तो भारत विश्व स्तर पे सेकंड स्थान पे है। टोटल में अब बाहर एक सागरीय भी होता है कि सागर में मछलियां पकड़ती है, जैसे कई जगह पे सागरीय मछलियां भारत में कम पाई जाती है, कम पकड़ते हैं भारत वाले। अंदर वाली फिशी कल्चर जो मत्स्य पालन है इसका ज्यादा हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पशुधन। देखो तो पशुधन की बात की जाए तो अब देखो भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पशुधन आबादी है, तो भारत पशुधन में भारत कौन से स्थान पे है? फर्स्ट स्थान पे है भारत है। अगर बात की जाए भारत में तो गाय भारत में, भारत फर्स्ट स्थान पे है। और गाय भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। सेकंड नंबर की बात करूँ तो मैं भैंसों की, तो भैंसे भी भारत में फर्स्ट स्थान पे है और सबसे ज्यादा यूपी में भैंस है। अगर बात की जाए बकरी, तो भारत बकरियों में सेकंड स्थान पे है। और भारत में सर्वाधिक बकरी कहाँ पे है? तेलंगाना। अगर बात करूँ मैं भेड़ की, तो भेड़ भारत में पूरे विश्व में थर्ड स्थान पे है। और सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे? अपने राजस्थान में। इंपोर्टेंट लगा लो इसको, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ है, तो ये प्रश्न पूछे जाने लायक क्वेश्चन बनता भी है कि भारत में सर्वाधिक भेड़े टॉप पर कौन है? भेड़ों में गलत लिखा दिया सॉरी मैंने, बकरी सर्वाधिक राजस्थान में है। और भेड़ कहाँ पे है? तो सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे है? तेलंगाना। अगर बात की जाए तो डेयरी क्षेत्र का 5%। अब देखो बात की जाए पशुधन की, तो पशुधन से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? डेयरी क्षेत्र पशुधन से संबंधित है। और जो भारत की जीडीपी में, भारत की जो जीडीपी है उसमें 5% का योगदान देती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर ये बात की जाए तो 2.1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देती है पशुधन से। 2.1 करोड़ लोगों को स्वरोजगार मिलता है। कृषि क्षेत्र जीवीए में पशुधन का योगदान, अगर बात की जाए कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है, तो कृषि क्षेत्र में 25% याद रखना। 5% जो भारत की टोटल जीडीपी है उसमें पशुधन या डेयरी क्षेत्र का योगदान है। भारत में सर्वाधिक गायें पाई जाती है, भारत विश्व में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक बकरी 2 नंबर पे पाई जाती है, भेड़ें 3 नंबर पे पाई जाती है। इसके बाद अगर आपको वो भी डाटा याद है कि दूध उत्पादन में भारत में सर्वाधिक टॉप पे कौन है, तो यूपी राजस्थान। अगर बात करूँ उत्पादन की, देखो अब मैं दूध की बात कर रहा हूँ, फिर बात करूँ उपलब्धता की, मैं बात करूँ खपत की, तीन चीजें बात करूँ। अब ये राजस्थान से संबंधित मतलब आपको ना आपके क्वेश्चन टॉपिक का पशुधन संपदा, उसमें राजस्थान से संबंधित होने के कारण आपको ये टॉपिक बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या क्वेश्चन बनने का सीधा सीधा चांस है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सर्वाधिक उत्पादन है वो यूपी में होता है, उत्पादन में राजस्थान सेकंड नंबर पे है। उपलब्धता में पंजाब फर्स्ट नंबर पे है, राजस्थान सेकंड नंबर पे है। लेकिन खाने में खपत में राजस्थान टॉप पे है, पंजाब सेकंड नंबर पे है। ये तीन डाटा भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। इसके साथ ही है ना, देखो अब आपको मैं बता देता हूँ थोड़ी चीजें योजना के बारे में। योजना के बारे में बताते ही आपका कृषि क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, ये मतलब 30 मिनट के अंदर कृषि क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा, 30 से 35 मिनट के अंदर उद्योग क्षेत्र। फिर हम इस क्लास को 2 घंटे या 3 घंटे में कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, क्योंकि कम से कम टाइम में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करेंगे तभी अभी एग्जाम टाइम में इसका मतलब निकलेगा। वरना फिर है ना 6 घंटे 7 घंटे में मतलब नहीं निकलता। तब मैं कम से कम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भी टॉपिक बताए जाए, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। अब देखो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखो एमएसपी, किसान आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए तो आपने देखा कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस तो 22 फसलों पे दिया जाता है, उनमें 14 कितनी खरीफ की है, बात की जाए 6 रबी की है,
रबी के, और 2 क्या है, वाणिज्यिक। ये याद रखना कि जो एमएसपी है वो भारत सरकार 22 फसलों पे दे रही है, 14 खरीफ की है, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक है। बात की जाए देखो तो भारत सरकार एमएसपी कब देती है, तो एमएसपी का सीधा और साफ साफ मतलब एमएसपी का यही है कि जो एमएसपी है ये सिर्फ भारत सरकार तब देती है कि भाई कोई किसान है अगर वो फसल पैदावार कर रहा है तो उसे भारत सरकार ये गारंटी देती है कि भाई अगर तेरी कोई नहीं खरीदेगा तो हम एक फिक्स रेट कर देते हैं, तो इस रेट पे तो हम खरीद लेंगे, इससे ज्यादा पे कोई खरीद रहा है तो उसे बेच दे, ताकि ये किसान को क्या है, नुकसान नहीं हो, किसान आत्महत्या नहीं करे, उसके लिए एमएसपी जरूरी भी है। तो देखो जो किसान की टोटल कॉस्ट लगती है, जैसे किसान की जमीन है उसकी कीमत गिन लो आप, जमीन का मतलब किराया गिन लो, जितने लोग हैं वो काम करें उन सबकी प्राइस मान लो आप, सबकी कॉस्ट, बीज की मान लो, बुआई की मान लो, कि जो उन्होंने लावणी की है, निनाणी की है, इन सब की कॉस्ट गिन के अगर आप बात करें, इन सब के बाद एक उनसे है ना 50% अधिक राशि या बोलते हैं टोटल 1.5 गुणा राशि उसकी दे दी जाती है। तो एमएसपी गणना अलग एम स्वामीनाथन कमेटी बनाई है इसके लिए 2007, बोलते हैं जिसे, ये 2005 में गठित की गई थी। छोड़ो यार सारी बातें, आप तो इतनी बात याद रखो कि जो एमएसपी का निर्धारण है वो सरकार क्यों करती है, तो सरकार द्वारा किसानों की कृषि उत्पादों को एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर क्रय करने की आश्वासन दिया जाता है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। कृषि लागत आयोग 1965 में कृषि लागत आयोग 1965 कृषि लागत आयोग का कॉन्सेप्ट आता है। फिर इसके बाद आप ज्यादा याद मत करो अभी, ज्यादा याद करने का टाइम नहीं है, बाकी तो अगर कभी वो टाइम मिलेगा तो आपको इससे डिटेल से बताया जाएगा। अब देखो एक आता है पीएम कृषि सिंचाई योजना। देखो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, तो इसका तो सीधा कॉन्सेप्ट पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसमें देखो 60 40, 60 तो देता है केंद्र और 40 देता है राज्य अनुदान पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है। अब एक आता है केसीजी, मैंने बताया आपको 7.5 करोड़, तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इसके साथ ही आता है किसान विकास पत्र। देखो किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 में हुई है। बात की जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपको 7% राशि पर ब्याज, 7% ब्याज पे क्या देता है आपको, मतलब आपको एक राशि देता था कि आप अपने जो भी कृषि कार्य है वो कंप्लीट कर सको। इसमें अगर आप है ना टाइम पे अगर इसको भुगतान कर देते हो तो आपको 4% की है ना राशि का जो ब्याज है, मतलब आपने 100 रुपये लोन लिया तो उसमें आपको 104 रुपये ही देने पड़ेंगे। बाकी जो तीन, जो ब्याज तो 7% है, तो 3% बच गया है वो सरकार वहन करेगी। बात है किसान विकास पत्र की, तो इसमें 7.7% राशि पर आपको, आप बैंक को जमा करा देते हो। तो किसान विकास पत्र देखो, किसान क्रेडिट कार्ड और किसान विकास पत्र को आपको एक साथ समझना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड है कि आप सर बैंक आप लोन ले रहे हो सरकार से, तो आपको 7% ब्याज देना होगा। बात है किसान विकास पत्र की, तो आप सरकार को पैसे जमा करवा दो, तो आप है ना 112 माह तक, अगर किस 112 माह तक अगर आप इनको जमा करा रखे हो आपने, तो 7.7% ब्याज पे आपको रिटर्न पैसा मिल जाता है आपका, जितना भी आपने जमा करवाया। ये 50,000 तक के आपके कार्ड होते हैं, आपको कार्ड जमा रख पे रख लो, 112 माह बाद आप वहाँ पे जाओ उनको जमा करो, आपको 7.7% ब्याज दर के आधार पे आपके पैसे दे देंगे। अब देखो किसान पीएम किसान मानधन योजना भी आई है कि जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मानसिक पेंशन भी दी जाती है, और इसका जो प्रीमियम है वो 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पड़ा जाता है, बता देता हूँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर आप बात कीजिए तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की टैगलाइन क्या है, स्वस्थ रहा खेत रहा, खेत रहा। इसकी जो स्थापना है वो, या इसकी जो स्टार्टिंग है वो 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से की गई, आपको याद रखना होगा। ऑपरेशन ग्रीन्स बात की जाए तो 2018 में स्टार्ट किया गया था। पीएम प्रमाण पत्र की बात की जाए तो छोड़ा, आपके पीएम प्रमाण पत्र आपको कोई काम नहीं आएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई कृषि बाजार, इनाम मंडिया, तो इनाम मंडिया आप है ना एक राष्ट्र एक बाजार करके एक कॉन्सेप्ट लेके आई सिर्फ भारत सरकार। तो जो राष्ट्रीय ई कृषि बाजार, एक राष्ट्र एक बाजार, 14 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई है। कृषि तवरक नीति की बात की जाए तो 2013 2023 तो इसमें स्टार्ट की गई है। बात की जाए आपको तो
एक आपको एक छोटा सा नाम बता दूं, यूरिया गोल्ड। देखो अगर यूरिया में सल्फर डाल दिया जाए, यूरिया प्लस सल्फर, इसके बाद जो कि इसके बाद जो उर्वरक बनता है, मिश्रित उर्वरक, उसे कहते हैं यूरिया गोल्ड। इंपॉर्टेंट बनता है, शायद परीक्षा में दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है, और मेरे को लगा है कि ये आएगा यूरिया गोल्ड। तो बात याद रखना, यूरिया में अगर सल्फर मिला दिया जाता है तो इसे यूरिया गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, ये नीम कोटेड यूरिया का कॉन्सेप्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आई है 13 जनवरी 2016 को। प्रारंभ 18 फरवरी 2016 सीहोर एमपी से हुई है। आप याद रखना चाहो तो रख लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जो हम लिख रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट की नोट बना रहे हैं, जो जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, इन सबके आपको कौन जो शॉर्ट नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल विद्याधर नाम से मिल जाएंगे आपको। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मैंने बता दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सबको पता है कि 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2,000 रुपये की त्रैमासिक की किस्त पर भारत सरकार 6,000 रुपये हमें सबको प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद देखो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मेगा मेगा फूड कोर्ट, मेगा फूड मार्ट, फूड योजना, मेगा फूड योजना। तो देखो राजस्थान का पहला, इसमें दो ही चीज याद रखना। राजस्थान का पहला तो याद रखना ग्रीन टेक नाम से, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। कहाँ पे था? रूपनगढ़, रूपनगढ़ अजमेर। जो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगर सेकंड है तो राजस्थान का प्रस्तावित है, कहाँ पे है? फलाना बीकानेर, फलाना बीकानेर में ये प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी अभी है ना कॉन्सेप्ट आया है। तो देखो अब दो चार चीजें वो आपको एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ बता देता हूँ, मतलब छोटी छोटी चीजें। एक तो है ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन। देखो ऑपरेशन ग्रीन से अगर आपको ऑप्शन दे कि हरी सब्जियों के लिए, तो आप हरी सब्जियों के लिए, हरे फल फ्रूट के लिए, इन सब के लिए तो आप पक्का यही ऑप्शन टिक लगाओगे। लेकिन ऑपरेशन ग्रीन है वो तीन चीजों के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जियां हैं। तो इंपॉर्टेंट सब्जी कौन कौन सी है? टमाटर प्लस प्याज प्लस आलू, इनके लिए कौन लाया गया है। और अब इनमें ना, अब तो इनमें सभी फल और सब्जियां लगा दी गई है। इनमें अब तो इनमें सब कुछ ऐड कर दिया गया है। लेकिन जब ये आया था तो इस टमाटर प्याज और आलू के लिए आया था, याद रखना। अब देखो दो चार चीजें बतानी है मेरे को। एक तो खाद्य प्रसंस्करण, अब देखो एक तो कॉन्सेप्ट आता है खाद्य प्रसंस्करण। तो देखो तो भारत की जीडीपी में योगदान, भारत की जीडीपी में योगदान कितना है इसका? तो 9% है। अब जीडीपी में योगदान 9%, तो रोजगार भी देता होगा। रोजगार देता है 12.41%। और बात की जाए तो वृद्धि दर, तो 6.26% वृद्धि दर। देखो अगर आप कोई भी इको पढ़ रहे हो तो इको में तीन चीजें याद रखो। वृद्धि दर, कितने लोगों को रोजगार देता है, और जीडीपी में कितना योगदान है। अब हमने पढ़ तो लिया है कि कृषि क्षेत्र है, उसके संबंधित क्षेत्र है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा अगर हम डीप में जाके पढ़े तो कृषि के उपक्षेत्र की बात की जाए, कृषि के उपक्षेत्र, तो कृषि के उपक्षेत्र है फसल है, पशुधन है, मत्स्य पालन है। फसल है, पशुधन है, मत्स्य पालन है। फसल का कृषि में 54.1%, पशुधन का 30.2% और मत्स्य पालन का 7.0% योगदान है। इसके बाद देखो केंद्रीय भंडारण निगम 1957 में आया, गोदामों का संचालन करता है। अगर बात की जाए नेफेड 1958 में आया, राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता आधारित कृषि विपणन को बढ़ावा। और एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खाद्य प्रबंधन की नोडल एजेंसी है। और जो आप कोटा वाला राशन है, एमएसपी, इन सब का निर्धारण कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें एक्ट है, जो एक्ट है फूड फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, इसका जो एक्ट है वो तो आया है 1964 में।
और ये जो इसकी स्थापना है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, वो 1965 में की गई है। अब देखो इसके बाद आगे हम पढ़े तो देखो